Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about silver economy and World Senior Citizen Day. सिल्वर इकोनॉमी एक अपने आप में उभरता हुआ एक नया कॉन्सेप्ट है और ये क्या है इस पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे को लेकर जो मनाया जाता है 21 अगस्त को इसको लेकर भी बात करेंगे। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हम आज इन दोनों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोशल जस्टिस और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो सिल्वर इकोनॉमी यानी कि सीधा सा दिखाता है कि इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से भी ये कनेक्ट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट किया गया 21 अगस्त को। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 अगस्त को। ये एक तरह से दिखाता है किसके सीनियर सिटीजन्स के कंट्रीब्यूशन को, और इसके साथ साथ ये एक जानकारी भी लोगों तक पहुंचाता है, राइज करता है अवेयरनेस को किनके बारे में कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। उसको ग्लोबली ये एक तरह से एक्नॉलेज करता है, लोगों को दिखाता है, और इसके साथ साथ ये इस बात को भी हाईलाइट कर रहा है कि जो सिल्वर इकोनॉमी है वो कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो कि ये सिल्वर इकोनॉमी क्या है ना, इसको समझते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इकोनॉमी जो टर्म है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं तो इकोनॉमी का मतलब ही क्या हो जाता है। सीधा सा अगर हम देखें तो किसी अभी जो डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो फिर उसका कंजप्शन भी होगा। तो ये तीन टर्म्स तो बेसिक होते ही होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, यानी कि डिमांड होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर कंजप्शन होगा। तो ये चलेगा। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि सिल्वर इकोनॉमी में मतलब ही यही है कि जो ओल्ड एज पर्सन है ना, ओल्ड एज है या ओल्डर एजिंग पीपल्स हैं, इनकी जो कंजप्शन डिमांड्स है ना, उनकी कंजप्शन को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या कहला रहा है, वो सिल्वर इकोनॉमी कहलाता है। यानी कि अगर आप कहेंगे कि कोई फैक्ट्री है, कोई है ना, वो क्या कर रही है कि वो जो ओल्डर पर्सन है या एजिंग पीपल्स हैं, उनके डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कुछ प्रोडक्शन वो कर रही है, तो वो एक सिल्वर इकोनॉमी के अंडर आएगा। किसमें? सिल्वर इकोनॉमी के अंडर वो आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सिल्वर इकोनॉमी क्या है? तो सिल्वर इकोनॉमी जो है वो ओल्डर और एजिंग पीपल्स के जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्शन कर रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन किया जा रहा है किसके द्वारा? ओल्डर पर्सन के द्वारा। तो ऐसी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में चल रही हैं, उस इकोनॉमी को क्या कहा जाएगा? सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है। तो इंडिया में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में एल्डरली पीपल्स का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। यानी कि 2031 तक अगर आप देखेंगे, 2011 के कंपेयर में आप यहाँ पे देखें तो जैसे 2011 में 103.8 मिलियन लोग जो हैं वो किस में हैं? एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब बुजुर्ग लोग हैं। वहीं 2031 में कितना हो जाएगा? 193.4 मिलियन हो जाएगा। तो ये नंबर बढ़ रहा है। जब नंबर बढ़ेगा तो अब आप देखिए कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी डिमांड अलग तरीके की हो जाती है, जो यंग पर्सन होते हैं उनकी डिमांड अलग तरीके से हो जाती है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये मार्केट बढ़ रहा है? इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है, और जो चिल्ड्रंस हैं यानी जो यंग पर्सन जो होंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनका नंबर कम हो जाएगा। 2046 तक अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि जो सप्रेसिंग चिल्ड्रंस जो पॉपुलेशन है, यानी कि आप 0 टू 15 इयर्स ओल्ड के जो लोग हैं, उसके बाद जो यंग लोग हैं, उनका जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो कम हो जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा? जो एल्डरली पॉपुलेशन है। यानी कि ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड अगर की तरफ से अगर आप देखेंगे, इसके डेटा को देखेंगे, तो इंडियाज़ एल्डरली पॉपुलेशन इज़ सेट टू डबल। अभी का डबल हो जाएगा कब तक? 2015 तक। और ये 2046 तक क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा चिल्ड्रंस की जो एज, चिल्ड्रंस के नंबर्स को भी। यानी कि जो बच्चे हैं या जो यंग पर्सन हैं, है ना? उनके नंबर्स कम हो जाएँगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगा। पॉपुलेशन किसका बढ़ जाएगा? जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसका बढ़ जाएगा। तो डिमांड भी उनके अकॉर्डिंग होगा। तो सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो सीनियर सिटीज़न्स आने वाले समय में
एक की इकोनॉमिक प्लेयर की तरह दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ ही अलग अलग सेक्टर में जैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, इंश्योरेंस है, हाउसिंग एंड वेलनेस में इनके अकॉर्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमें दिखाई देने वाली है। इसके अगर हम देखेंगे सिल्वर इकोनॉमी का जो अभी ग्रोथ है उसके पीछे के रीजंस क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो उसमें से एक तो जैसे एक्टिव एजिंग है ना। एक्टिव एजिंग यानी कि जहाँ सीनियर सिटीजन्स हेल्थियर और मोर इंडिपेंडेंट है आज के टाइम में। जैसे पहले कभी नहीं हुआ करते थे। अभी के जो सीनियर सिटीजन्स होंगे, यानी कि जैसे अभी जिनका एज है, अभी मान लो 45 एज है किसी का, तो आने वाले टाइम में 60 तक वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में चला जाएगा। तो ऐसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो हेल्थियर हैं और मोर इंडिपेंडेंट हैं। और इसके साथ साथ देखा जाएगा तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूटर हैं एक तरह से, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, वो क्या है, कंट्रीब्यूटर है। लाइक अगर आप देखें तो ऐसे जो प्रोफेशनल एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे जिनका एज 45 टू 64 एज ग्रुप का है, वो अभी क्या है, वेल्थियर हैं, वेल्थिएस्ट हैं ऐसे प्रोफेशनल। और वो क्या है कि आगे चलकर एक बड़ा कंज्यूमर क्लास बनेंगे, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनका एज ये है ना, अभी एट प्रेजेंट में कितना 40 टू 64 एज का है करंटली, और वो वेल्थिएस्ट है, यानी उनके पास अच्छा खासा धन है, पैसा है। तो वो मेकिंग सीनियर अ की कंज्यूमर क्लास, वो आगे चलकर आने वाले समय में एक अच्छा कंज्यूमर क्लास बनेंगे। और इसके साथ साथ जैसा प्रीवियस जनरेशन में हमें देखने को मिलता था कि वो डिपेंडेंट होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। दे आर इंक्रीजली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कफोर्स, वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ एडिंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में एक वैल्यू को क्रिएट भी करेंगे। जैसे अभी आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि 58 टू 60 का एज इंडिया में क्या माना जाता है, कि रिटायरमेंट का एज माना जाता है। लेकिन अब वहीं आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ रिटायरमेंट का कोई ऐसा एज नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा कि अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ योजनाएं भी हैं जो 60 ईयर्स के बाद भी आप अगर उन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको वर्क मिल सकता है आपकी स्किल के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जैसे कुछ रीजन, जैसे सिल्वर इकोनॉमी के बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, होम केयर सर्विसेज। 75% जो एल्डरली इन इंडिया में है वो सफरिंग करते हैं क्रोनिक डिजीज से, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक डिमांड क्रिएट होती है, किसी होम बेस्ड हेल्थ केयर की डिमांड क्रिएट होती है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो सिल्वर इकोनॉमी है वो बूस्ट होगा तेजी के साथ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और इसी तरह से हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेली हेल्थ, जैसे कि टेलीफोन पर गाइडेंस देना, रिमोट मॉनिटरिंग, है ना। और इसके साथ साथ जो कुछ वेरेबल डिवाइसेस हैं, जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति गिर जाता है तो एक सायरन बजता है कि हाँ ये गिर गया, जीपीएस ट्रैकर है, इमरजेंसी अलर्ट है। ये सारी चीज़ों की डिमांड, एक तरह से जो हेल्थ टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड बढ़ेगी। जो जो वेरिएबल डिवाइसेस आर ट्रांसफॉर्मिंग एल्डरली केयर, जो एल्डरली केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डिमांड बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो पूरा बिजनेस है ये भी काफ़ी ऊंचाई पर उठेगा, यानी कि जो द ग्लोबल रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग मार्केट अलोन द एस्टिमेट टू ग्रो एट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12.7% एंड रीच रुपीज 56.94 बिलियन बाय 2030। तो 2030 तक हम देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रोथ रेट रहेगा, एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा किसमें, जो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग मार्केट है उसमें 12.7% का रहने वाला है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ें तो इंडिया में क्या इनिशिएटिव्स हैं इस चीज़ को लेकर, तो आप देखेंगे जो एल्डरली को लेकर है, जैसे अ, एक पोर्टल है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ये एक पोर्टल है जो ये अपने आप का एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव है, ये इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव। द गवर्नमेंट हैज़ कम ऑफ द ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू कैटर टू सीनियर सिटीजन सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सीन जो ऐसे सीनियर ऐसे सिटीजन्स जो 60 ईयर्स अबव हैं और वो अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो जॉब होगी और वर्क अपॉर्चुनिटी होगी वो उनको
मिलेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको लेकर काम कर रही है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे जैसे सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन्स सेगे, ये भी एक पोर्टल है। ये वन स्टेप एक्सेस है एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स को लेकर एंड सर्विसेज को लेकर जो क्रेडिबल स्टार्टअप्स, यानी कि ऐसा कोई आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि एल्डर या जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का आप क्रिएशन कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं। तो ये वन स्टेप एक्सेस देता है ये जो ग्रोथ इंजन है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, यहाँ जाकर आप गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो एक सीनियर सिटीजन्स के अकॉर्डिंग जो उनके ज़रूरत की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा हो, है ना? इसी तरह से एक एल्डर लाइन है, इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए इंडिया में फर्स्ट पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन दिया गया 14567, है ना? तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि एक हेल्पलाइन नंबर है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पेंशन, ये काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो ओल्डर पर्सन हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ये स्कीम उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कि जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ओल्डर पर्सन उनको बढ़ाने उनको अच्छा करने के लिए है। उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो बेसिक एनिमिटीज़ हैं लाइक शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो उनको दी जाएगी। इसके साथ-साथ एक और आप देखेंगे तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना भारत सरकार की योजना है। इसमें इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में आप देखेंगे कि कुछ जो ऐसे डिवाइसेज़ हैं, है ना? जो कुछ डिसेबिलिटी जो एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ होती हैं कि भाई ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए व्हीलचेयर है, उनको जो बीपीएल कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको व्हीलचेयर दिया जाएगा। लो विज़न है तो उनकी आँखों का इलाज करना या स्पेक्स यानी चश्मे वगैरह देना, हियरिंग बड्स देना जो कि अगर जिनको सुनने में दिक्कत है, जिनके दाँत नहीं हैं, तो इस तरह के जो अगर आप देखेंगे कि जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो असिस्टिव लिविंग डिवाइस हैं, वो प्रोवाइड इस योजना के राष्ट्रीय वयोश्री योजना में करवाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देता है। एक योजना ये है, इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर आप देखेंगे तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है, जो कि ये बहुत पुरानी स्कीम है ये भी, जो प्रोवाइड करता है 60 ईयर और उससे ज़्यादा के जो लोग हैं और वो भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, तो वो ये क्राइटेरिया में है, तो उनको और ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप सेट करती है कि क्या होगा, तो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। कितना कि सेंट्रल असिस्टेंस दो है 200 रुपीज़ पर मंथ इज प्रोवाइडिंग पर्सन टू एज ग्रुप ऑफ 60 to 79 ईयर्स। जो 60 to 79 ईयर्स का कोई पर्सन है तो उसको 200 रुपीज़ पर, बीपीएल में जो आ रहा है। उसी तरह से 500 रुपीज़ पर मंथ पर्सन आप देखेंगे कि तो वो जो 80 ईयर्स और उससे ज़्यादा का है तो उसको 500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 भी गवर्नमेंट इंडिया ने पास किया था। सो इससे रिलेट करके यूपीएससी ने जैसे एक क्वेश्चन भी ये पूछा हुआ है, 2008 में ये क्वेश्चन था और आने वाले टाइम में इससे क्वेश्चन भी पूछेगा। और एक और बात मैं यहाँ पे जो अंत तक बने हुए हैं उनको एक और बात मैं बता दूं, जीएस पेपर 3 मेंस का भी यूपीएससी का एग्जाम हुआ, जिसमें आप देखेंगे सेमीकंडक्टर को लेकर भी क्वेश्चन आया था और अभी हमने रिसेंटली कुछ समय पहले ही सेमीकंडक्टर को लेकर डिस्कशन भी हमने काफ़ी अच्छा किया था। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज़ करके ज़रूर पढ़िए और इसका आंसर ज़रूर लगाइए। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा आपका डी, इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। तो आप इसे एनालाइज़ कीजिए अच्छे से, क्यों दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ये अभी आपने पीछे हमने पढ़ा। इसको जो ये योजना है इसके बारे में भी देखा और पढ़ा भी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अफेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर विश्वास करते हैं और अच्छी चीज़ें जो कि फैक्ट्स हैं और हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वन्स अगेन, जय हिंद।